हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एप्टीट्यूड सेक्शन के। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 7G 11K 13M। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लेटर आता है वही उसके नंबर लिखा हुआ है। जैसे 7G, ठीक है, 11K और 13M। और अगर देखोगे 15 के साथ क्या हुआ है, 15 के साथ तो ओ होना चाहिए। ठीक है, तो गलत है। 17 क्यों, 17 के साथ क्यों, तो बी सही है। देखो, ठीक है, तो उससे देखो 15P भी गलत है और 17P भी गलत है। ठीक है, 57 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि द मल्टी लेवल हायरार्किकल पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन ए रिजर्व फॉरेस्ट। द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आर। तो हमें जो पॉपुलेशन एनिमल की दिखा रखी है इस पाई चार्ट से एक फॉरेस्ट में, ठीक है, एक जंगल में। तो क्या क्या हमारे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस चार्ट से। पहले बोलता है कि बटरफ्लाइज आर बर्ड्स। देखो यहाँ पे तो क्या देख रखा है वैसे कि इंसेक्ट, मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन जितना, मतलब ये एरिया जितना बड़ा है उतनी पॉपुलेशन। उसी तरह इंसेक्ट्स में क्या कुछ आता है, हनी बी, रेड एंड, बीटल। मैमल्स में टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड। रेप्टाइल में स्नेक और क्रोकोडाइल, ये सब आते हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि बटरफ्लाइज और बर्ड्स। तो क्या बटरफ्लाइज जो हैं बर्ड्स के अंदर आती हैं? यस, तो ये सही है। दूसरा है देयर आर मोर टाइगर्स इन द फॉरेस्ट देन रेड एंड्स। तो ये टाइगर हो गए, ये रेड एंड्स हो गए। देखो टाइगर का जो ज्यादा में दिखा रखा है कम में, तो टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। थर्ड है ऑल रेप्टाइल्स इन दिस फॉरेस्ट आर आइदर स्नेक्स और क्रोकोडाइल। रेप्टाइल जो है या तो स्नेक है या क्रोकोडाइल है, और कोई रेप्टाइल नहीं है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें क्या बोला है कि एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल्स इन दिस फॉरेस्ट। अब अगर हम तीनों चीज में देखें, मैमल्स में देखें टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, हमें पता है कि हाँ एलिफेंट्स इन दोनों में लार्जेस्ट था। बट हमें क्या बोला हुआ है कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, कि इस पाई चार्ट से हमें क्या पता चलता है, ये जो साइज है ये पाई चार्ट नहीं बताता है, ये सिर्फ क्या बताता है, पॉपुलेशन। तो इसलिए ये गलत है ना। ये तो हमारी नॉलेज है कि मुझे पता है, तुम्हें पता है कि एलिफेंट लार्जेस्ट होता है। अगर मैं सिर्फ ये बोलें कि हमें कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ पाई चार्ट से देख के बताना है, तो उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा डी, कि 1 2 3 ये आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पेपर में आएगा तो मोस्टली चांस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, ये ध्यान ना आ जाए कि किस पूछा हुआ है, तो हम अपनी नॉलेज जो है उसके हिसाब से हम फोर्थ ऑप्शन भी सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58। ए मैन कैन रो at 8 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर if it takes him thrice as long to row upstream as to row downstream, find the stream velocity। अब देखो किसी आदमी की जो स्टिल पानी है उसमें वेलोसिटी 8 है। तो अब देखो क्या होता है, अब सपोज करो पानी इस साइड बहाव है। अपस्ट्रीम क्या होता है कि बहाव के उल्टा, डाउनस्ट्रीम होता है बहाव के साथ। तो अगर सपोज करो इस बहाव की स्पीड जो है वो x है, ठीक है, तो जब ये डाउनस्ट्रीम जाएगा, मतलब पानी के बहाव के साथ, तो डाउन ही लिख देते हैं, तब इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड होगी 8 + x। ठीक है, उसी तरह अगर ये आप मतलब बहाव के उल्टा जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 8 - x किलोमीटर पर आवर। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर सेम डिस्टेंस ये अपस्ट्रीम जाता है तो उसको 3 गुना टाइम लगता है अगर वो सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस दोनों केस में कांस्टेंट है, बट दोनों केस में टाइम और स्पीड का फर्क है। अगर मैं डाउन की बात करूं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डाउन के टाइम स्पीड है 8 + x, टाइम सपोज कर लो t है। और अप अपस्ट्रीम जाते हुए स्पीड है 8 - x, और टाइम कितना लगता है, थ्राइस, 3 गुना डाउनस्ट्रीम से, मतलब 3t। तो टी टी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8 + x विल बी इक्वल टू 24 - 3 of x। यहाँ से आ जाएगा 4 of x इज इक्वल टू 8 16, तो x आ जाएगा 4। तो यही पूछा हुआ है। तो ये किसकी स्पीड आ गई, पानी की, स्ट्रीम की। तो पानी की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
59 क्वेश्चन है, ए फर्म प्रोड्यूसिंग एयर प्यूरिफायर्स सोल्ड 200 यूनिट्स इन 2012, ठीक है 2012 में 200 यूनिट बेच देता है। द फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट द शेयर ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, प्लांट, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म इन 2012। तो 2012 में जितना भी बाकी खर्चा होता है, लेबर में 15% हो गया, रॉ मटेरियल में 20% हो गया, एनर्जी में 25 हो गया, तो ऐसे ऐसे करते टोटल, ठीक है 2012 में। फिर बोलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इन 2012 इज 4,50,000, 4.5 लाख हो जाता है उसका खर्चा लेबर पे, जो 15% है ये 4.5 लाख है। और 2013 में क्या होता है कि रॉ मटेरियल का खर्चा 30% बढ़ जाता है, कि जितना रॉ मटेरियल खर्चा मान लो 100 रुपए था, अगले बार 130 हो रहा है, और जो बाकी सारे एक्सपेंसेस है वो 20% इंक्रीज हुए हैं। फिर बोला कि इफ द कंपनी रजिस्टर ए प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इन 2012 एट व्हाट प्राइस वाज द ईच एयर प्यूरिफायर सोल्ड, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है 2013 वाली, ठीक है, एक्चुअली होगा किसी और सेट में डाला होगा क्वेश्चन, उसमें काम आ रही होगी। इस क्वेश्चन में कोई काम की नहीं है क्योंकि हमें 2012 का ही पूछा है। तो हमारे पास काम की इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन लेबर जो है 2012 में 4.5 लाख, और परसेंटेज में कितना था 15। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट मान लो x था, उसका 15% लेबर पे खर्चा हो गया, जो कि आया 4.5 लाख, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा मेरे पास 4.5 लाख, ठीक है। जीरो का ध्यान रखना इसमें भाई, जीरो इधर उधर हुआ गए, लाखों का मामला है। तो 4.5 लाख 15 दिया तो ये आ जाएगा 30,000 ना, 30,000 और 100 30 लाख, ठीक है 30 लाख, बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो 30 लाख जो है इसका टोटल, सही लिखा है, यस 30 लाख टोटल खर्चा आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट 10 लाख हुआ है तो कितने में बेचा उसने। अब हमारा कॉस्ट 30 लाख है, 10 लाख हमें प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब जो मैंने बेचा होगा सेलिंग प्राइस होगा टोटल, टोटल कि मैंने 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख में तो बेचे होंगे ना सारे एसी, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि ईच एसी की कॉस्ट कितनी है, सॉरी एसी नहीं एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर आई थिंक अलग होता है। 200 यूनिट हमने बेचे हैं, तो 40 लाख तो मैंने टोटल के बेच दिए, ठीक है 40 लाख। अब एक कितने का होगा, डिवाइड बाय 200, तो डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा 3, 40,000 और डिवाइड बाय 20,000 बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा जीरो वीरो को ध्यान रखो कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब ऑप्शन नहीं है तो अपने को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि तो 100% सही होने चाहिए, ठीक है। 20,000 आई थिंक सही है, 40 से 20,000 होगा, 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20,000 का 10 से करूंगा तो आएगा 2 लाख, फिर 20 लाख 40 लाख, ठीक है 20,000 आ जाएगा। 60th क्वेश्चन है, ए बैच ऑफ 100 बल्ब्स आर इंस्पेक्टेड बाय टेस्टिंग 4 random chosen bulbs. The batch is rejected if even one bulb is defected. The batch typically has 5 defective bulbs. The probability that current batch is accepted. तो हमारे पास टोटल 100 बल्ब है, उसमें से 5 डिफेक्टिव है, मतलब 95 जो है सही है, 5 जो है वो खराब है। अब हमें 4 बल्ब रैंडमली चूज करने हैं, एक भी बल्ब खराब निकल गया उसमें से तो हमने रिजेक्ट कर देंगे, बट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक्सेप्टेड की। तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड की मतलब क्या है कि मैंने पहला बल्ब निकाला, पहला बल्ब सही निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 95 डिवाइड बाय 100, दूसरा बल्ब सही निकालने की प्रोबेबिलिटी है 94 बाय 99, तीसरा 93 बाय 98, चौथा 4 बल्ब निकाले ना ध्यान रखना 92 95 43 97, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 95 इंटू 94 इंटू 93 इंटू 92 डिवाइड बाय 100 99 98 97, तो 0.81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।